और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सरफराज नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सत्यपुरा का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। लखनऊ की साइबर सेल पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 अगस्त को आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी और इस मामले में लखनऊ साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पूरे मामले पर भरतपुर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सहयोगी दीपक पूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पूरा मामला बताइए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है ना कि भरतपुर पुलिस को भनक तक नहीं लगी पूरे मामले पर। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भरतपुर में दूसरे राज्यों की पुलिस आकर के कार्रवाइयां करती है, लेकिन भरतपुर की पुलिस देखिए नींद इतनी गहरी सोई रहती है कि उसको पता ही नहीं रहता कि कब कौन से राज्य की पुलिस आकर के भरतपुर में कार्रवाई कर देती है। और ऐसा ये मामला है कि जिस तरह से यूपी पुलिस के टोल फ्री नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसी मामले में लखनऊ के एक थाने में मामला दर्ज कराया गया था और उसी को लेकर लखनऊ की जो साइबर सेल टीम है वो भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र में पहुंची है और वहां से एक आरोपी है सरफराज नाम का, जो सत्यपुरा गांव का रहने वाला है, उसको वहां से गिरफ्तार करती है और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाती है। 12 अगस्त को आरोपी सरफराज को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पूरे मामले में भरतपुर पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। जब आज इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो भरतपुर पुलिस से हमने संपर्क किया तो उनका कहना है, जो पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है, उनका कहना है कि मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। जब जुरहरा थाना अधिकारी हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश की लखनऊ की जो साइबर सेल टीम है वो यहाँ आई थी और सतपुरा गांव से उन्होंने। जी दीपक, लेकिन एक सवाल और है मेरा कि भरतपुर में बैठा एक युवक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है, क्या वजह इसके पीछे, क्या दुश्मनी थी, क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, इसे लेकर के प्रियंका अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, ना कि कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अभी तक ये जानकारी है कि यूपी की जो लखनऊ की साइबर सेल पुलिस है वो जुरहरा के सतपुरा गांव पहुंचती है और वहां से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार करती है और ये वही युवक बताया जा रहा है जिसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन के जरिए धमकी दी थी। और पूरे मामले में अब भरतपुर की पुलिस भी एक्टिव हो गई है और जानकारी जो जुटा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भरतपुर की पुलिस पर सवाल तो उठते ही है कि दूसरे राज्य की पुलिस आती है, कार्रवाई करती है और आरोपी को ले जाती है और भरतपुर की पुलिस गहरी नींद में सोई रहती है। और ये पहला मामला नहीं है प्रियंका, ऐसे कई मामले आ चुके हैं। जब हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या हुई थी, जब भी हरियाणा पुलिस ने भरतपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, पहाड़ी थाना पुलिस ने पहाड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था, उसकी भी जानकारी पुलिस को नहीं थी। जब हरियाणा के गृह मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, तब भरतपुर की पुलिस को सूचना मिली। तो ये कहीं ना कहीं भरतपुर की पुलिस एक्टिव नहीं है और उसी को बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ऐसा ही वाकया उस दौरान भी हुआ था जब हरियाणा पुलिस भरतपुर आती है, एक आरोपी को उठाती है और यहाँ से चली जाती है और भरतपुर पुलिस को पता भी नहीं चलता है और फिर से ऐसा ही हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर 3 युवकों पर हमला किया गया है। देवलिया कला गांव में 1 दर्जन युवकों ने यह हमला किया। धारदार हथियारों और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घायल युवकों के परिजन भिनाय थाना पहुंचे हुए हैं। तो भिनाय थाना क्षेत्र के देवलिया कला गांव की ये पूरी घटना है और ज्यादा जानकारी देंगे अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, ये खबर बता रही है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। देखिए, ये कोई पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देवलिया कला गांव जो भिनाय थाना क्षेत्र का है, वहां पर हथियार से लैस होकर जो है युवक जो है वो पहुंचे थे और ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें 3 युवक जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अब भिनाय अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई थी और फिलहाल जो है फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जो है परस्पर मुकदमे दर्ज की बात निकल के सामने आ रही, क्योंकि जो हमले हुए हैं, जो हमलावर थे, बताया जा रहा है कि उनका कोई व्यक्तिगत विवाद जो है वो चल रहा था। उस विवाद को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और लाठियों से और
सरियों से जो है वो हमला किया गया, जिससे युवकों के सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी अभिजीत, क्योंकि आपने बताया कि व्यक्तिगत मामला था और इसी को लेकर यह हमला किया गया है, तो नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया गया होगा। क्या कहना है पुलिस का, कब तक गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी? क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? घटना के तुरंत बाद जो आरोपी थे वो मौके से भाग छूटे थे, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, जो घायल है, वो उन्होंने मुकदमा करवाया, वो नामजद मुकदमे करवाए, इसलिए पहचान जो है उनकी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बताया जा रहा है कि गांव के ही युवक थे जिन्होंने हमला किया है, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जो मेडिकल जो है उनको अस्पताल भर्ती कराया गया, उनके बयान लेने के बाद उसमें जो ठीक है अभिजीत, तो नामजद मुकदमा है तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से बरसाती पानी भरा हुआ है। रामलीला मैदान में बरसाती पानी के जमा होने से वातावरण दूषित होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ मच्छर पनपने की भी आशंका बढ़ गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही रामलीला मैदान से बरसाती पानी को नहीं निकाला गया तो न केवल मच्छर पनपेंगे बल्कि मौसमी बीमारियों के भी फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने वाहन रैली निकाली। आमेर के मावठा से अमर जवान ज्योति तक ये रैली निकाली गई। जयपुर में तिरंगा रैली निकल रही है। राज्यवर्धन राठौड़ की अगुवाई में हजारों सैकड़ों युवा जो हैं इस वक्त निकालते। कर्नल साहब, पैगाम क्या देश दुनिया को, क्या भारत की ताकत तिरंगे के जरिए बढ़ेगी? पूरी दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं इस रैली के जरिए? भारत की ताकत पिछले 8 साल में दुनिया पहचान रहा है। ये ताकत तो हमेशा से थी, लेकिन उसका नेतृत्व आज अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हम सब योगदान देंगे, अपने आप भारत और मजबूत बनेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इस अमृत काल के अंदर अगले 25 साल में हम सब तय कर लें और हर तरह से अपना योगदान देकर, अपना प्रयास करके पूरे भारत को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। क्या देश की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज? क्या पूरा भारत एक हो गया तिरंगे के नीचे? देश की यूनिटी जो है, जब कोई भी परचम थामता है, झंडा हाथ में लेता है, तो वो सच्चा भारतवासी हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो दिन है 75 साल बाद में आया, जब हर भारतवासी ने तिरंगा थाम लिया, तो आपको लगता है भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता? भारत की एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जी बिल्कुल, आज आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हर तरह से अपने भारत के अंदर ही जो प्रोडक्शन हो रहा है, हर तरह से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट हो गया है। हमारे चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे और तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, और चाहे सैनिक हो, खिलाड़ी हो, साधारण नागरिक हो, सब तिरंगे से प्रेरित होते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कारवां जो है तिरंगा रैली का, वो हाईकोर्ट सर्किल पहुंच रहा है। देश के फौजी जवानों के लिए क्या मैसेज है आपका? देश के फौजी जवान जो सरहद पर हैं और जब वो आजादी का जश्न मनाएंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, फौजी तो जब कसम खाता है तो इस तिरंगे की खाता है, लड़ता है तो इस तिरंगे के लिए लड़ता है, और अगर शहीद भी होता है तो इस तिरंगे में लिपट कर आता है। जब जीतता है तो इस तिरंगे को वहां गाड़ कर आता है। एक खिलाड़ी इस तिरंगे के लिए लड़ता है, जब जीतता है तो तिरंगा लहराता है, और एक नागरिक जब तिरंगा लहराता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है।